हेलो हेलो। ऐप नहीं चल रहा। हाँ, कोई और हो चैट वो चल। हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों को? एक बार मेरी आवाज आ रही है क्या? सारे लोग बताना जरा। और सब लोगों को वीडियो वगैरह ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? फटाफट बोलो देखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जनाब। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सब लोगों को पता है। और हाँ, डाउट स्लाइड अभी थोड़ी देर काम नहीं करेगी भाई। पहले ही बता देता हूँ, है ना। अब मैं देख भी रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सब डाउट स्लाइड नहीं आ रहा, तो अभी थोड़े टाइम के लिए डाउट स्लाइड काम नहीं करेगा, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल राइट। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। यस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दादा लेक्चर नंबर 3 है आज इस चैप्टर का। हम लोग लास्ट क्लास में बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे थे, है ना, उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी सीख, है ना। मैं पहले ही बोल देता हूँ, बहुत जबरदस्त चीजें सीखोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग सीखने आज वाले सेशन। तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन, कुछ सेशंस आप लोगों के हो भी गए, है ना, मुझे पता है। कुछ सेशंस आप लोगों के हो भी गए, है ना। तो उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो जो सेशन जो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, वो आपके यहाँ पर भी काम में आने वाले हैं, है ना। हाँ जी। आइए जनाब, करते हैं फिर स्टार्ट। आज क्या क्या पढ़ने वाले देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन इनोट वैल्यूज, है ना। और इनोट में भी अगर मैं बात करूं ना, तो मैं बात करूंगा एसआरपी वैल्यूज की। सर ये एसआरपी क्या है? अरे मेरे भाई, आप लोगों ने नाम सुना है क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ जी। क्या ये नाम आपने पहली बार सुना है, या फिर आज पहले भी सुन चुके हो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी की वैल्यूज, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आज इनके बारे में और आगे बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। ये बहुत आसान चीज है। कलर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो बहुत आसान ही चीजें हैं अगर आपने ये वाली चीज समझ ली। आज वाले लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, जिसको आपको समझना है, बाकी लेक्चर लाइट रहने वाला, एकदम हल्का फुल्का। ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जो मुश्किल रहने वाली। और आज जो है ना, वो तीसरा लेक्चर है। केमिस्ट्री आप लोग थर्ड लेक्चर में पढ़ रहे हो, है ना। मैथ्स की क्लास, एक बार बताओ, मैथ्स की क्लास कितनी बजे स्टार्ट हुई थी तुम्हारी आज? है भाई, मैथ्स वाली क्लास कितनी बजे स्टार्ट हुई थी? कब से स्टार्ट हुई थी? कितने घंटे पढ़ा तुम लोगों ने आज मैथ्स? कर ही लिया होगा फिर तो सिलेबस आज एक ही दिन में। अभी तो भाई तुम्हारी मैथ्स में जबरदस्त क्लासें चल रही होगी। अभी शायद सर छुट्टी पे हैं, फिजिक्स वाले सर ना, राजवन सर ना। 9 बजे से? भाई 9 से मतलब 1:30 बजे तक? क्या बात, झूठ है भाई तुम। एकदम जबरदस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही, बहुत। ठीक है फिर तो काफी सिलेबस हो गया होगा तुम्हारा, है ना। अभी तो एकदम हर दिन तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक एक चैप्टर खत्म होने वाला हो जैसे। हाँ,
आओ जी। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ अलॉय के बारे में बात कर रहे थे, अलॉय फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात करी थी। आ जाओ दादा, सबका ध्यान इधर आ जाओ वापस स्क्रीन पे, है ना, अब स्क्रीन पे आ जाओ सब। हम लोग लास्ट क्लास में अलॉय फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, है ना, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये अलॉय का फॉर्मेशन, और अलॉय फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज थी कि सर इनकी जो साइज होती है वो लगभग सिमिलर होती थी, याद आया, है ना, लगभग सिमिलर होती थी, इस वजह से ये अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ अलॉय मैंने आपको, दो अलॉयज लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखी थी, इसके अलावा ये 3-4 अलॉयज आपके सामने और हैं, है ना, इनको आप लोग याद रखें। मतलब कभी अगर गाने बेगाने क्या पता कभी उसका मन हुआ तो कुछ ऐसे इधर उधर से कुछ खा भी देखें, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलॉयज इतनी होती है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ अलॉयज, बट ये वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 4-5-7 लेके आया हूं मैं, जो कभी कभी एग्जाम में नाम ऐसे घुसा देता है बीच बीच, ठीक है ना। हाँ, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सर कौन कौन सी है, देखो गन मेटल होता है, गन मेटल में क्या होता है, कॉपर, टिन और जिंक होता है। परसेंटेज भले ही आपको ना याद रहे, सुनो, भले ही आप परसेंटेज ना याद रखो, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि गन मेटल में कौन कौन सी मेटल्स होती है। ऑलराइट, जैसे मान लो अगर कोई आपसे कहे जर्मन सिल्वर, है ना, अबे जर्मन शेफर्ड नहीं है, जर्मन सिल्वर की बात हो रही है, तो सर जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। ये चीज आपको और ध्यान रखनी है, परसेंटेज भले ही ना याद रहे फिर मैं कह, यस। फिर उसके बाद बेल मेटल की हम लोग बात करेंगे, है ना, बेल मेटल की बात करेंगे। हाँ जी, तो बेल मेटल में देखो कॉपर और टिन होता है, और स्टेनलेस स्टील आप सब लोगों को बताइए ना, घर में सब लोगों के यूज होता है स्टील, यस। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है, यस। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो अलॉयज फॉर्मेशन में काम में आती है, पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है, इतना परसेंट इसका होना चाहिए, इसका इतना परसेंट होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ ये चीज आप लोग ध्यान में रखें, इसके अलावा बाकी ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर ही चुके हैं, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया जी। सर एक और चीज थी, हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है। अब मुझे बताइए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, जल्दी बताओ। यस, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, बताओ देखें। बेटा वेब वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपको फिर बताता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि हो सकता है आपको डाउट स्लाइड अभी ना दिखाई, है ना, वेब वर्जन में बिल्कुल प्रॉब्लम है। और आप लोगों ने वो कहानी सुनी है क्या, भेड़िए वाली कहानी सुनी है, भेड़िए वाली है, छोटी क्लास में बताया जाता था, हाँ, कि एक बार क्या था ना, एक बच्चा था, रोज उससे बोलता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, फिर लोग उसको बचाने आते थे, है ना, और रोज जो लोग थे वो वापस चले जाते थे ऐसे, तो है ना, मतलब यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, रोज बेवकूफ बना देता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, है ना, एक दिन ऐसा हुआ, एक्चुअली भेड़िया आ गया, और उस दिन वो चिल्लाता रहा भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, है ना, लेकिन उस दिन उसको कोई बचाने नहीं आया, यस। और जो भेड़ें थी उसको भी उस भेड़िए ने निपटा दिया, और उसको भी निपटा दिया थोड़ा, है ना। तो इस कहानी का सारांश क्या है ना, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके हो, है ना, यस। क्यों भाई, वो मतलब कहानी का सारांश तो तुम्हें समझ आ ही गया, है ना। और सुनो, जब तक मैं कहानी सुना रहा था ना, तब तक देखो कोई ये नहीं कमेंट नहीं कर रहा था कि सर ना आवाज सही से नहीं आ रही, सर को हो रहा है, सर ये, और जैसे पढ़ाने लगते हैं ना तो सर आवाज नहीं आ रही, को हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर फलाना हो रहा है ना। तो भैया अगर कभी भी एक्चुअली भी आवाज नहीं आएगी ना, तो फिर तुम्हारे में वही होगी जो उस बच्चे में, है ना। हाँ आ जाओ, अब आगे आ जाओ। हाँ, तो हम लोग बात करते थे साहब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए जो छोटे एलिमेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं ना। और फिर हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं, इसमें छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये जो प्योर मेटल्स होती है उनका ज्यादा होता है, उनका कम होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। लेकिन वहीं पर अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं, मेलिएबिलिटी की बात करूं, तो जो आपका प्योर मेटल होगा उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। ये एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आप अपने पास रखें, इसको ध्यान में, ठीक है ना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, डन, क्लियर है क्या, यस यस यस, है ना। तो ये दो छोटी सी प्रॉपर्टी है, मतलब सर इसके लॉजिक वॉजिक के पीछे मत जाओ,
ध्यान रखो कि ऐसा होता है। इन प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड की ज्यादा होती है और ये वाली जो प्रॉपर्टीज है सर वो प्योर कंपाउंड की ज्यादा होती है। इसी के साथ हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, का नाम है ट्रेंड्स इन M2 प्लस से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड आ गया मतलब E नॉट और ये वाला पोटेंशियल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जल्दी से बताइए। अरे बोलो, ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? सर देखो ना, यहां m का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और सर यहां m का ऑक्सीडेशन 0 है, तो +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है मतलब सर ये SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा इतना तो कि जब भी हमें कुछ भी चीज देखनी होती है हम लोग हमेशा SRP को काम में लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को काम में लेते हैं। यस, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने ऐसा भी पढ़ा है, क्या आपने ऐसा भी पढ़ा है कि जिसका SRP जितना कम वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना? SRP जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जिसका SRP जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ही अच्छा होगा। यस, SRP जितना कम रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है, SRP जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना अच्छा होता है, और जो उसकी रिड्यूसिंग पावर होती है वो उतनी ही कम होती है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। यस, और जिसने नहीं पढ़ी उसको मैंने एक बार फिर से बता दिया, जिसको नहीं पता वो इसको ध्यान में रखें, अभी ये वाली चीज बहुत काम में आने वाली है ना? पढ़ा आप लोग डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का ऑक्सीडेशन होता है ना, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका अपना रिडक्शन, उल्टा चलता ही है ना, चलता ही पता है। ठीक है सर, तो देखो यहां पर आपका एक मेटल है M, ध्यान रखना जरा, आपका एक मेटल है M जो कि सॉलिड स्टेट में है, कोई भी हो सकता है, डी ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट है, M से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जा रहा है, M2 प्लस में जा रहा है, और M2 प्लस भी कौन सी, एक्वस, M2 प्लस भी कौन सी, एक्वस। अब समझना, यहां पर मान लेते हैं कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज है, जो टोटल एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा H, है ना? ऑब्वियस है कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज रहा होगा, सॉलिड से M2 प्लस एक्वस बनाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज रहा होगा, जिसको मैंने डेल H से रिप्रेजेंट किया। कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब देखो सर, ये यहां से यहां कैसे गया होगा, सबसे पहले हमने M सॉलिड को M गैस में कन्वर्ट किया होगा, बोलो, फिर उसके बाद हम लोगों ने M2 प्लस गैस बनाया होगा, अरे बोलो ना यार, और फिर M2 प्लस गैस से M2 प्लस एक्वस बनाया होगा। मतलब ये आप लोगों ने बॉन हेबर साइकिल पढ़ा है क्या? बॉन हेबर साइकिल पढ़ा है ना आप लोगों ने? सॉलिड से पहले गैस में कन्वर्ट होता है, गैस फिर M2 प्लस गैस में जाता है, फिर उसके बाद गैस जो होगी वो M2 प्लस एक्वस में जाएगी। ये है पूरा प्रोसेस, है ना? ये है पूरा प्रोसेस। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट M2 प्लस मत बनाओ ना, अरे सर पहले M प्लस बनाओ ना यार, आप M प्लस बनाओ, फिर M प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, M2 प्लस बनाओ, और फिर M2 प्लस गैस को M2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट करो। सर यहां पर जो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी है? M सॉलिड को M गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी। यस सर, Mg से Mg2 प्लस बनाना है, इसका मतलब IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, M2 प्लस गैस से M2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट करना है, तो सर यहां आएगा हाइड्रेशन। बताइए, यही होगा ना टोटल? मतलब ये तो था डायरेक्ट प्रोसेस, और ये एक्चुअली कैसे हुआ होगा वो आपको समझाया है। M सॉलिड से M2 प्लस एक्वस में कैसे पहुंचे होंगे? M सॉलिड से पहले गैस बना, गैस से M प्लस बना, M प्लस से M2 प्लस बना, और M2 प्लस का हाइड्रेशन हो गया M2 प्लस एक्वस में। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, जो डेल्टा H का वैल्यू होगा, जो डेल्टा H का वैल्यू होगा, क्या इन सारी वैल्यूज के सम के इक्वल होगा? मैं ऐसे कह सकता हूं, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? है ना, ऐसे कहा जा सकता है। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस करो, सर ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली जो एनर्जीज हैं, सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। सर ये जो 3 प्रोसेस हैं, ये सर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे हैं? एंडोथर्मिक है ना? ऐसे लिख दूं क्या? सर ये जो तीनों प्रोसेस है कैसे हैं? एंडोथर्मिक।
ये कैसे हैं? एंडोथर्मिक है। और सर ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला कैसा है? एक्सोथर्मिक है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन से क्या होता है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है ना? ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, मैं दो तरीके से समझाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस होता है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? यस। और ये रिएक्शन अच्छे से तभी होगी, ये रिएक्शन अच्छे से तभी होगी, एम सॉलिड से एम टू प्लस एक्वस तभी बनेगा जब आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो। बोलो, ये रिएक्शन तभी होगी जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो। यस सर, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब आपका डेल्टा एच का वैल्यू कम हो, है ना? ये वाली वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अरे बोलो, मैं ऐसे कह सकता हूं भाई डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव कब? जब डेल्टा जी जो है नेगेटिव होगा। मैं ऐसे कह सकता हूं कब? जब आपका डेल्टा एच जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना हमारे लिए अच्छा है ना। ये जो डेल्टा एच का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव है हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यस, क्योंकि जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब आसानी से एम सॉलिड से एम टू प्लस बनेगा। अच्छा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर एक बात और बताओ, हमने तो ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पढ़ा है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ। सर यहां पर कौन से पोटेंशियल की बात हो रही है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है। तो मैं ऐसे लिख दूं ई, अगर मैं डेल्टा जी नोट लिखूं तो माइनस एन एफ ई नोट एस ओ पी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ई नोट एसओपी पॉजिटिव हो। और ई नोट एसओपी का मतलब ऐसे लिख दूं क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब एम से एम टू प्लस लिख दूं क्या? यस, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही तो है। अब देखो एक चीज और, सर अगर आपका डेल्टा जी नोट नेगेटिव लाना है ना, तो सर क्या करना पड़ेगा? आपके ई नोट को, ई नोट एम से एम टू प्लस को पॉजिटिव लाना पड़ेगा, है ना? इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव है तो जो एस आर पी होगा, बस सर अब समझ में आ गया, जो एस आर पी होगा वो कैसे होगा? नेगेटिव वैल्यू। ये चीज समझाने के लिए मैंने तुम्हें इतनी सारी कहानी समझाई, है ना, कि जब जब ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव, डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव, डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी ही अच्छी बात है हमारे लिए, ये रिएक्शन उतनी ही आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब एम सॉलिड से एम टू प्लस एक्वस उतनी ही आसानी से। ये मुझे बताओ, क्या ये चीज तुम समझ पाए हो क्या? यस, जल्दी बताओ। अगर ये चीज समझ में आई है तो थम्स अप करो, और अगर ये चीज समझ ली ना, फिर बस अपना काम बन गया, बस अपना काम बन गया। जल्दी से बताइए, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? पता बोलना पड़ेगा। हम्म हम्म। भाई एक बार थम्स अप करो ना यार। आया क्या समझ में? पक्का? पक्का ना? तो इस बात को याद रखना भी, मैं तुमसे बार बार पूछता रहूंगा, यहां से यहां जाना कब आसान होगा? तब जब ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव हो। सर ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी ही आसानी से। अच्छा एक चीज और बताओ, अच्छा एक चीज और बताओ, यहां से यहां जाना कब आसान है? जब जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है, जब ये जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू कम हो, और जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है इसकी वैल्यू ज्यादा हो। ऐसे बोल सकता हूं क्या? अरे बोलो ना, ये डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा? मैं ऐसे बोल सकता हूं जब ये जो तीनों रिएक्शन, तीनों जो एनर्जी की वैल्यू है ये कम होनी चाहिए, है ना, और जो रिलीज हो रही है एनर्जी इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी अच्छी है ना, वो जो एनर्जी होगी वही इस एनर्जी में काम में आएगी। मतलब वही जो एनर्जी है वो यहां पर फिर से वापस काम में आएगी, फिर एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी इसको यहां से यहां लेने जाने में काम में आएगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो उतना अच्छा है सर, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो उतना अच्छा है, और जितनी कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो उतना बढ़िया है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारा जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव आएगा,
है ना, तब जो हमारा डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन आसानी से हो। बोलो, ऐसा कहा जा सकता है? यस यस यस, ठीक है ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब मैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहा हूं, सुनना मेरी बात, जब मैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे बताइए यहां से यहां जाने वाला जो प्रोसेस है, आपको क्या लग रहा है? यहां से यहां जाने वाला जो प्रोसेस है, मतलब क्या लग रहा है कि वो आसान होना चाहिए या फिर मुश्किल होना चाहिए? क्या लगता है आपको? यहां से यहां जाने वाला जो प्रोसेस है वो आसान होना चाहिए या फिर मुश्किल होना चाहिए? अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, है ना, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो आपको क्या फील आ रही है, क्या होना चाहिए? यहां से यहां जाने में जो प्रोसेस है, मतलब स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है ये आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? क्या लगता है तुम्हें, है ना, क्या लगता है तुम्हें? आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा कि मुश्किल होगा? यस सर, मुश्किल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुश्किल क्यों होगा? अगर मैं एक्सेप्शंस को छोड़ दूं, अगर मैं एक्सेप्शंस को छोड़ दूं, उनकी बात अलग है सर। जो अगर स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाओगे तो यहां से यहां जाना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होती है वो डिक्रीज करती है। साइज छोटी होगी तो सर सब्लिमेशन एनर्जी बढ़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां से यहां जाना मुश्किल होता जा रहा है। यस, सही कह रहा हूं। और अगर यहां से यहां आना मुश्किल होता जा रहा है तो मुझे बताइए डेल्टा, ये जो इनोट का वैल्यू है, ये लेस नेगेटिव होता जाएगा या फिर मोर नेगेटिव होता जाएगा? बहुत काम की चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ढंग से नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझ। हमने कहा यहां से यहां जाना मुश्किल होता जा रहा है। अगर यहां से यहां जाना मुश्किल है तो मुझे बताइए इनोट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा या फिर लेस नेगेटिव होगा? मोर नेगेटिव होगा या फिर लेस नेगेटिव होगा? क्या लगता है? मोर नेगेटिव होगा या फिर लेस नेगेटिव होगा? सर अभी हमने बात करी यहां से यहां जाना प्रोसेस अगर आसान है तो ये जो ई नोट का वैल्यू है सर ये नेगेटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा आपके रिएक्शन यहां से यहां उतनी आसान होगी। लेकिन अगर मुश्किल है यहां से यहां जाना, इसका मतलब जो ई नोट का वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, लेस नेगेटिव होता जाएगा। और अगर लेस नेगेटिव होता जाएगा, इसी चीज को आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझो, इस ग्राफ को समझो। इस ग्राफ में सुनना मेरी बात, आप ना ये वाली जो चीज इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, है ना, ये दो एक्सेप्शंस हैं, इनको छुपा दो एक बार, इन दो को भूल जाओ, है ना, इन दो को भूल जाओ। ये वाली जो रेड कलर से जो बना रखी है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है ना, इनके बारे में तुम टेंशन मत लो। और जो ग्रीन कलर से बना रखा है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज है, इनको एक बार के लिए भूल जाओ, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड क्या है। अगर आप इन दोनों को चीज भूल रहे हो ना तो आपको ऐसा लग रहा है ना, देखो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से लेके जिंक की तरफ मैं जब जाता जा रहा हूं तो इनोट का वैल्यू लेस नेगेटिव होता जा रहा है। देख लो, लेस नेगेटिव होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो कॉपर है, ये देखो यहां पर कौन है, कॉपर। कॉपर का जो इनोट है वो 0 से भी ज्यादा हो गया है, ये कॉपर का इनोट पॉजिटिव हो गया। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर आप, है ना, अगर आप इन दो एक्सेप्शंस को भूल जाओ तो आपको एक जनरल ट्रेंड यही दिखेगा, आपको ये जनरल ट्रेंड यही दिखेगा कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता जा रहा हूं वैसे वैसे आपका ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये लेस नेगेटिव होता जा रहा है, और लेस नेगेटिव होता जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जा रहा है। यस, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जा रहा है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है वो मुश्किल होता जा रहा है। कौन सा प्रोसेस? एम सॉलिड से M2 प्लस एक्वस बनाना, है ना, ये जो प्रोसेस है ये मुश्किल होता है। क्या ये बात समझ में आई क्या बेटा? अगर आप नहीं बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो इसको, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है ना, और ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में बना हुआ ग्राफ है, वहीं से मैं लेके आया। मेरी बात समझ में आई? सिर्फ एक पहली चीज तो इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज में, 3D सीरीज में सिर्फ और सिर्फ अकेला कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ई नॉट M2 प्लस से M, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ अकेला एक ऐसा एलिमेंट है।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जेई में कि बताइए 3D सीरीज का एक कौन सा एलिमेंट है जिसका ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट है? कॉपर है। यस, बात समझ में आ गई? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं Zn plus 2 HCl gives ZnCl2 plus H2, है ना? ये रिएक्शन पढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें से क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर +2 है, यहां HCl H+ से 0 में जा रहा है, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? यस, क्या ऐसा कह सकते हो आप लोग? कह सकते हो ना? अरे अभी कॉपर का रीजन समझ में आएगा, सुनो तो सही। हाँ, ये वाली चीज कह सकते हो ना, इस रिएक्शन में जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो HCl है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हमने बात करी थी कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा वो होता है जिसका SRP कम हो, है ना? जिसका SRP कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि जो H+ के लिए SRP होता है ना सर, जो H+ का SRP होता है वो तो 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिएक्शन होनी है तो जो जिंक है उसका SRP बताओ पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन होनी है तो जिंक का SRP नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए? क्या लगता है तुम्हें? जल्दी बताओ भाई। देखो, ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ एकदम घुसा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स इसमें है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें है, D&F लोग इसमें है, सब कुछ मतलब एक ही टॉपिक में है। समझने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा अगर आप लोग अच्छे से। क्या लगता है आपको 0 से कम होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में होनी जरूरी है। क्यों? अगर ये नेगेटिव होगा तभी जिंक जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा H+ से, और ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना तभी ये H+ को H2 में रिड्यूस कर पाए। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने का कंडीशन ये है, अगर HCl को H+ को जिंक रिड्यूस कर रहा है, का मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल H+ के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होना है ना? और सर H+ जो होता है ये तो हम लोग पढ़ते हैं, ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। SHE का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो अगर इसको रिड्यूस करना है तो किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना। यस, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोई मेटल अगर एसिड से H2 लिबरेट करवाना चाहता है, सुनना मेरी बात, ये सारा सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। अगर कोई मेटल किसी एसिड से हाइड्रोजन गैस निकालना चाहता है तो उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो जो मेटल होगा वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करवा पाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा पाएगा। यस, और जो कॉपर होता है, कॉपर का जो SRP वैल्यू है सर ये पॉजिटिव है। कॉपर का SRP वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो कॉपर होगा वो H+ को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो कॉपर होगा वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करो। और यही चीज आपके सामने यहां पर लिखी, देखो जरा। यस, चेक करो जरा, क्या जो मैंने चीज बोली है क्या वही लिखा है क्या? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी तो आपको समझना था, है ना? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी तो आपको समझ। क्या मेरी बात समझे आप? ने लिखा है द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग ए पॉजिटिव इनोट वैल्यू। इनोट कौन सा? इनोट ये वाला, है ना? इसकी बात हो रही है M2+ से M। अकाउंट्स क्यों हो रहा है? फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, है ना? एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करवा पाएगा। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे नाइट्रिक हो गया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वही कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं। जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते। बताइए, जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये वाले जो एसिड्स हैं उन्हीं के साथ कॉपर रिएक्ट करेगा। बाकी जो आपके डाइल्यूट एसिड्स है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है, उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट नहीं करने का रीजन आपके सामने है कि जो कॉपर का SRP वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है।
और हमें एसआरपी वैल्यू कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, अगर किसी एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाना है तो। यस, अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आप एक बात बताइए, फिर ये जो कॉपर है इसका एसआरपी पॉजिटिव हुआ क्यों है, बाकी सबका तो नेगेटिव है, और इस कॉपर ने क्या ऐसा बुरा काम किया था, है ना, क्या इसने ऐसा गलत कर दिया कि इसका एसआरपी पॉजिटिव हो गया। देखो अभी हमने बात करी थी कि आपको जाना कहां है, यहां से यहां जाना है ना, यहां से यहां जाना है। तो सर सबसे पहले अभी हमने बात करा इस प्रोसेस में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा कौन कौन सा होगा, ये होगा, एक तो हमें चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा चाहिए IE1 प्लस IE2 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना, प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सर ये जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव होती है, और ये प्रोसेस जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। इसने एक चीज लिखी है, इसने बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू प्लस इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन। कहता है यहां से यहां जाने के लिए जो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इसमें ये जो एनर्जी है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको ये वाली वैल्यू कंपनसेट नहीं कर पा रही। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब आपका जो डेल्टा एच आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव आएगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो यहां से यहां जाना काफी मुश्किल, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। बताइए मेरी बात समझे आप, बोलो बोलो बोलो, क्या आप मेरी बात समझे? यस। तो अगर कोई पूछे आपसे, कि अगर कोई आपसे पूछे, आपसे कोई पूछे कि सर कॉपर का जो इनोट वैल्यू है ना, इनोट वैल्यू है वो पॉजिटिव होने का क्या रीजन है, तो आप लोग बोलोगे सर रीजन ये है कि जो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है बहुत हाई होता है हाइड्रेशन के, है ना। सर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, Ar4s1 3d10। सर IE1 पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, और 3d10 एक बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका जो IE2 होगा बहुत ही भयंकर ज्यादा होता है सर, बहुत ज्यादा है IE2। इसी वजह से ये जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ये वाली एनर्जी कंपनसेट नहीं, ये वाली एनर्जी कंपनसेट नहीं। क्या लॉजिक समझे? बताइए ये वाली चीज समझ में आई क्या आपको, ये वाली चीज आपको समझ में आई क्या, ये वाली चीज क्लियर है सब लोगों को, है ना? डन डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कॉपर का पॉजिटिव क्यों हुआ। अब देखो इसने एक और बढ़िया चीज लिखी है, इसने एक और बढ़िया चीज लिखी है, क्या लिखा है कि भैया जब आप जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जनरल ट्रेंड कहता है टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इनोट वैल्यूज। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका जो इनोट वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है। हम लोगों ने बात कर लिया लेस नेगेटिव क्यों होता जा रहा है, लिखता है इज रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन। यस, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई हो क्या रहा है, लेस नेगेटिव वैल्यूज हो रही है ना, इनोट की वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है। लेस नेगेटिव होने का मतलब है सर यहां से यहां पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है ना। मुश्किल क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये जितनी ज्यादा होगी, ये जितनी ज्यादा होगी ये प्रोसेस उतना ही मुश्किल होगा। मुश्किल होने का मतलब इनोट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव मतलब लेस नेगेटिव हो जाएगी, इनोट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा लेस नेगेटिव। यस, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है ना, कि इनोट का वैल्यू लेस नेगेटिव क्यों हो रहा है, इनोट का वैल्यू लेस नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब यहां से यहां जाना मुश्किल हो रहा है ना। और यहां से यहां जाना मुश्किल क्यों हो रहा है, बिकॉज सर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है सर ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो यहां से यहां जाना मुश्किल है, मुश्किल है मतलब लेस नेगेटिव वैल्यूज होती जाएगी। अब आइए आगे चलते हैं, अब आइए आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ सर, जो Mn है, Mn उसका वैल्यू देखो आप, Mn के लिए एक वैल्यू देखो सर, Mn की वैल्यू, Mn देखो ये रहा, ये यहां पर है Mn। मैंगनीज के लिए ये जो इनोट का वैल्यू है ये जितना होना चाहिए यहां होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, लेकिन सर इतना नहीं है, इतना है सर, कम है सर, लेस नेगेटिव की बजाय मोर नेगेटिव हो गया,
है ना। सर Mn के लिए जो इनोट का वैल्यू है मोर नेगेटिव हो गया। सर ये मोर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब प्रोसेस आसान हो गया Mn के लिए। अरे बोलो, Mn के लिए मोर नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही है, इसका मतलब Mn के लिए यहां से यहां जाना आसान हो गया है। बोलो, तभी तो आपका जो इनोट होगा वो नेगेटिव आएगा, मोर नेगेटिव आएगा। अरे बोलो, और यहां से यहां जाना आसान क्यों है? बिकॉज आप Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या होता है, Ar4s2 3d5। अगर मान लो आपने Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, आपने Mn से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, है ना, Mn से Mn2+ बना दिया। जैसे आप 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो सर जो Mn2+ होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है Ar3d5। और सर ये जो 3d5 है ये है सर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब ये कि Mn 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। यस, और आसानी से अगर Mn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना ही, यहां से यहां पहुंचना उतना ही आसान है। मतलब इनोट का वैल्यू उतना ही मोर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इनोट का वैल्यू जो Mn के लिए मोर नेगेटिव है बिकॉज ये प्रोसेस Mn, और आसान क्यों है? बिकॉज Mn की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। जो Mn2+ है उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है ना। Mn2+ है उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है। बात समझ गए? और सेम यही लॉजिक, है ना, सेम यही लॉजिक जिंक के लिए भी लग रहा है। सर जिंक जो है ना, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, सोच के देखो, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Zn2+ बनाए, है ना, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Zn2+ बनाता है, तो सर जो जिंक है उसका हम लोग सब जानते हैं कि Ar4s2 3d10 होता है। और अगर जैसे ही Zn2+ बनेगा सर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3d10। और जो 3d10 होता है सर वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो फुली फिल्ड है इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है। जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो प्रोसेस आसान होगा। प्रोसेस आसान है, इनोट का वैल्यू मोर नेगेटिव। बात ये, प्रोसेस आसान मतलब इनोट का वैल्यू मोर नेगेटिव। बताइए, क्लियर है क्या? बोलो बोलो, जल्दी से बोल दो। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? एक चीज तुम्हें समझ में आ गई क्या? और जो निकल है उसका इनोट कम होने का रीजन क्या है? इनोट निकल का रीजन कम होने का है कि उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होती है ना। सर निकल का भी अगर आप इनोट वैल्यू देखोगे तो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है, मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव क्यों है? बिकॉज उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा तब भी प्रोसेस आसान हो। यस, 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 बताइए। क्लियर, 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 डन। क्या मैं आगे चल सकता हूं? हाँ जी, क्या मैं आगे चल सकता हूं? जल्दी बताओ। हेलो सर, आज रहने दो। ठीक है, हेलो, अब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आई आ रहे, आ गई, आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई भाई। हाँ अब आ गई है, ठीक है। हाँ, मैं समराइज करने जा रहा हूं वापस, पूरा टॉपिक समराइज करने जा रहा हूं, अच्छे से समझ लो।
पूरा टॉपिक समराइज करने जा रहा हूं अच्छे से। क्या कहा हमने, हमें जाना है m सॉलिड से m2 प्लस एक्वस। टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है डेल्टा एच, ये किस किस के बराबर होगी, इन सारी वैल्यूज के बराबर होगी। डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है यहां से यहां पहुंचना आसान है ना, बड़े इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब सर अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब जो आपका ई नॉट एम से m2 प्लस है, ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोसेस आसानी से हो, इसका मतलब आपका एसआरपी का वैल्यू कम होना चाहिए, लेस नेगेटिव होना है ना, मोर नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बढ़िया। अब कब आसानी से होगा ये वाला प्रोसेस, जब आयनाइजेशन एनर्जी इसकी वैल्यू कम रहे, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा रहे। जो जनरल ट्रेंड है वो ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो 3D सीरीज में, तो ई नोट का वैल्यू लेस नेगेटिव होता जा रहा है, लेस नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब प्रोसेस मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल क्यों होता जा रहा है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन सर जो कॉपर होता है उसका ई नोट पॉजिटिव होता है। ई नोट पॉजिटिव अकेला एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका ई नोट पॉजिटिव है, ये वाला ई नोट m2 प्लस से m है ना, और ये पॉजिटिव होने का रीजन है सर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा। डन, और इसी वजह से जो आपका कॉपर होगा वो नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट। ठीक है सर। सर फिर जो आपका Mn है, जो Mn है उसके लिए मोर नेगेटिव क्यों है ई नोट का वैल्यू, मोर नेगेटिव होने का मतलब प्रोसेस आसानी से हो रहा है। वो मोर नेगेटिव इसलिए है बिकॉज Mn की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, बिकॉज जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सर जिंक के लिए भी जो वैल्यू है वो जितना होना चाहिए उससे काफी कम है, काफी कम है, मतलब जिंक के लिए भी प्रोसेस आसान है। आसान क्यों है, बिकॉज जिंक की भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। और सर जो आपका निकल है उसके लिए आसान क्यों है, बिकॉज निकल की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे। तो ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बोल देता हूं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी लिखी चीज है ना, जो भी चीज लिखी गई है वो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। यस, मैंने पहले बता दिया, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई Mn के लिए वैल्यू जो थी वो मोर नेगेटिव क्यों हुई, उसका रीजन बताओ। निकल के लिए मोर नेगेटिव क्यों है, उसका रीजन बताओ। तो Mn के लिए तो है आयनाइजेशन एनर्जी और निकल के लिए है हाइड्रेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं, अब एक और पोटेंशियल की बात करते हैं, एक और पोटेंशियल की बात करते हैं, और उस पोटेंशियल का नाम है, उस पोटेंशियल का नाम है M3 प्लस से M2 प्लस। इस पोटेंशियल की बात हो रही है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, देखो जनाब, सुनो मेरी बात अच्छे से, है ना, सुनो मेरी बात अच्छे से। सर हो क्या रहा है, वापस से मैं बात कर रहा हूं, आपका जो M है वो 2 प्लस में है और हमें जाना है कहां, M3 प्लस में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सोच के देखो। M2 प्लस से M3 प्लस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये प्रोसेस आसान कब होगा, वापस से मैं सारे लॉजिक वो सारी सारी कहानी नहीं समझा रहा हूं आपको। वो प्रोसेस आसान कब होगा, डेल्टा एच, है ना। वो डेल्टा एच नेगेटिव तब होगा जब ई नॉट M3 प्लस से M2 प्लस का वैल्यू नेगेटिव हो, है ना। और ये पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ये रिएक्शन उतनी ही आसान होगी, कह सकता हूं मैं, ये पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव ये रिएक्शन उतनी ही आसान, ये रिएक्शन उतनी ही आसान। आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, है ना, आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी गई, देख रहे हो आप, आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, कुछ पोटेंशियल दे रखे हैं आपको M3 प्लस से M2 प्लस। किस किस के लिए, टाइटेनियम के लिए, वेनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए, Mn FeCO, है ना। सिर्फ यही वाली वैल्यूज है जो एनसीईआरटी ने लिखी है ना, यही वाली वैल्यूज हैं जो एनसीईआरटी ने लिखी, इसी वजह से मैं सिर्फ यही वाली वैल्यू लेके आया हूं। ठीक है, अच्छा, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ये पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर ये पोटेंशियल नेगेटिव है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, M2 प्लस या M3 प्लस, क्या लगता है आपको। हाँ जी, क्या लगता है आपको, अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, M2 प्लस या M3 प्लस, जल्दी बताओ देखें।
M2+ या फिर M3+? 2+ ज्यादा स्टेबल है या फिर 3+ ज्यादा स्टेबल है? जल्दी बताइए। 2+ ज्यादा स्टेबल है या फिर 3+ ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियस है सर। अगर अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब यहां से यहां जाना आसान है। यहां से यहां जाना आसान कब होगा? जब ये वाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, है ना। तो अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब M3+ इज मोर स्टेबल। M3+ इज मोर स्टेबल। भाई ये अगर नेगेटिव है, इसका मतलब यहां से यहां आ पा रहे हो ना आप आसानी से, और आसानी से आ पा रहे हो, इसका मतलब ये वाली ज्यादा स्टेबल है। तो सर अगर आप वैल्यूज देखोगे ना, तो इनमें से सिर्फ टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका E0 वैल्यू नेगेटिव है। ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, और ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब इनके लिए M3+ इज मोर स्टेबल देन M2+। यस, मैं कह सकता हूं। और सर बाकी जो 3 बच गए, MnFeCO, यही वैल्यूज है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। ये वाली वैल्यूज देखिए सर पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब M2+ इज मोर स्टेबल। M2+ इज मोर स्टेबल देन M3+। इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात समझ गए आप लोग शायद? यस, मेरी बात आप लोग समझ गए शायद? अरे बोलो। इसी वजह से आप लोग चेक करना, Mn की जो हमने सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी, या तो +2 थी या फिर +7 थी, +3 नहीं थी, है ना। तो इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, इनके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। सॉरी, उल्टा बोल दिया, इनकी +3 और इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, डन डन डन। ठीक है सर। अब एक चीज देखना, एक चीज आप लोग नोटिस करना, इसने एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्कैंडियम होता है ना, स्कैंडियम, उसके लिए द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम, कहता है इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्कैंडियम के लिए कम है, मतलब लेस नेगेटिव है। स्कैंडियम के लिए लेस नेगेटिव है, इसका मतलब सर ये प्रोसेस स्कैंडियम के लिए आसान है। स्कैंडियम के लिए आसान क्यों है? बिकॉज स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, क्या होता है? Ar4s2 3d1। स्कैंडियम की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सर, वो एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। देख रहे हो आप लोग सर कैसा है? वो एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है सर, बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्कैंडियम +3 बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब स्कैंडियम बड़े आराम से +2 से +3 में चला जाएगा। स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका जो E0 वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू आपको बहुत कम देखने की, लो वैल्यू। या मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, ये वो टॉपिक्स हैं, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से चुपचाप बैठ के नहीं सुने, चुपचाप नहीं समझे, वापस तुम 1 बार पढ़ लियो, 4 बार पढ़ लियो, 10 बार पढ़ लियो, नहीं समझ में आए, लिखवा लो मेरे से। और आधी से ज्यादा दुनिया ऐसी है जिसको ये टॉपिक्स नहीं समझ में आते, क्योंकि उतना कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते, है ना, वो उतना बैठ के कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना भाई, इनमें से क्वेश्चंस कितने सारे पूछे जाते हैं। अभी मैं पीवाईक्यूज तुम्हें होमवर्क दूंगा, है ना, पीवाईक्यूज तुम्हें मैं होमवर्क दूंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों है ऐसा, ना कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पता लग जाएगी थोड़ी। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता ना, क्यों? क्योंकि स्कैंडियम की +3 ज्यादा स्टेबल है। अगर +2 में जाओगे भी, उसको भेजोगे भी ना, तो वो बड़े आराम से +2 से +3 में, के लिए तो +2 नहीं शो करता, +3 ज्यादा स्टेबल है, जाना चाहता है, +3 में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है उसको। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब एक चीज और देखना, एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी है ना, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लाइन लिख के छोड़ दी है, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये वाली लाइन लिख के छोड़ दी है। मैं इस एक एक लाइन को आपको समझाना चाह रहा हूं, है ना, मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई ये जो चीज लिखी है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तुम समझो तो समझो, ना समझो तो मत। हाँ आओ, अगला जो पॉइंट कहता है वो क्या कहता है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ना, जिंक के लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो चीज है एनसीईआरटी ने वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी, जिंक के लिए वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन ये पॉइंट जरूर लिख दिया उसने, है ना, ये पॉइंट उसने जरूर लिख दिया कि जो जिंक होता है उसके लिए वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। भैया अगर ये E0 का वैल्यू जिंक के लिए ज्यादा है,
जिंक के लिए हाईएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाईएस्ट वैल्यू का मतलब बहुत ज्यादा होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब जिंक जो है वो +2 से +3 में नहीं जाना चाहता। अरे बोलो, जिंक जो है वो +2 से +3 में नहीं जाना चाह रहा, नहीं जाना चाह रहा, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। और क्यों नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? बिकॉज सर जो जिंक होता है, सर जो जिंक होता है वो +2 में रहना चाहता है। +2 में क्यों रहना चाहता है? क्योंकि सर +2 में उसको एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है ना, उसको +2 में क्या मिल रहा है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से जिंक +2 से +3 में जाने की टेंडेंसी नहीं रखता। नहीं रखता मतलब ये जो इनोट का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव हो, है ना, बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव हो। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये वाली जो टेबल है वो आपके एनसीईआरटी में, मतलब टेबल नहीं बनी हुई, एनसीईआरटी ने पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है ना। अब एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, इसने एक पॉइंट और लिखा है कि जो mn है ना उसके लिए भी ये वैल्यू बहुत हाई होती है। mn के लिए भी वैल्यू बहुत हाई है, mn के में भी सेम रीजन है। mn जो है वो +2 से +3 में जाने की टेंडेंसी कम रखता है ना। mn जो है वो +2 में रहना चाहता है बिकॉज mn 2+ का कॉन्फ़िगरेशन है AR 4s2 3d5, सर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। mn 2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो क्या है? 3d5, और 3d5 जो है वो है सर हाफ फील्ड। ठीक है सर, Mn2+ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इस वजह से Mn2+ से +3 में नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाह रहा, इसका मतलब उसका जो इनोट का वैल्यू होगा, यस इनोट, ये वाला जो वैल्यू होगा इसकी वैल्यू हाईली पॉजिटिव होगी, है ना, हाईली पॉजिटिव होगी, मतलब ये चीज Mn नहीं करना चाहता। एक चीज आप और चेक करो, जो Fe है ना, Fe, Mn का इनोट इतना है और Fe का इनोट थोड़ा कम हो गया। देखो Fe का जो इनोट है ना ये वाला Fe3+ से Fe2+, ये वाला जो इनोट है Fe का वो Mn के कंपैरिजन में कम हो गया, होना तो चाहिए था ज्यादा, कम हो गया। इसका मतलब Fe के लिए प्रोसेस आसान है। Fe जो है वो, उसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो Fe होता है AR 4s2 3d6, और सर जो Fe3+ होता है ये होता है AR 3d5, है ना, ये होता है 3d5, और ये जो 3d5 है ये हाफ फील्ड है। बोलो, ये जो 3d5 है ये हाफ फील्ड है। तो सर Fe के लिए ये जो प्रोसेस है ये Mn के कंपैरिजन में आसान है। Fe के लिए ये जो प्रोसेस है ये Mn के कंपैरिजन में आसान है। आसान है इसका मतलब Fe के लिए जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, इनोट का वैल्यू आएगा, वो Mn वाले इनोट से कम होगा। क्योंकि इनोट जितना कम, जितना ज्यादा नेगेटिव, जितना कम, उतना ही प्रोसेस आसान। Fe में ये प्रोसेस आसान है तो इसका इनोट कम होगा, Fe में प्रोसेस मुश्किल है तो इसका इनोट ज्यादा होगा, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखो Mn का इतना ज्यादा है और Fe का इतना कम। मेरी बात समझ में आ गई शायद? क्लियर है? डन। फिर बोल देता हूं, ये एक एक स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने समझा रखा है ना, एक एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने समझा रखा है, समझा नहीं रखा एनसीईआरटी ने सिर्फ लिख रखा है, और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ बट इनोट है पॉजिटिव, है ना, हाँ जी है बिल्कुल पॉजिटिव। Fe2+ से Fe+3 जाना, इसके लिए इनोट है पॉजिटिव, बट स्टिल Mn के कंपैरिजन में कम है, मतलब Mn के कंपैरिजन में प्रोसेस आसान है। एक चीज और नोटिस करो, एक चीज और नोटिस करो, क्रोमियम की देखो, क्रोमियम, क्रोमियम को पकड़ना आप। क्रोमियम का जो इनोट है ना, ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है। क्रोमियम का जो इनोट है वो वेनेडियम के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव है। क्रोमियम का जो इनोट है वो वेनेडियम के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है M2+ से M3+, ये किसके लिए आसान है? वेनेडियम और क्रोमियम में से क्रोमियम के लिए आसान है, बिकॉज अभी हमने बात करी जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल ये प्रोसेस उतना ही आसान होगा। क्रोमियम का
जो इनोट है वो वेनेडियम के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव है। दैट मींस जो क्रोमियम होगा उसके लिए यह प्रोसेस आसान है। सर क्यों आसान है? क्यों आसान है उसका रीजन समझना आप। उसका रीजन यह है कि जो क्रोमियम होता है बेटा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। अगर मैं क्रोमियम 3+ की बात करूं, सर क्रोमियम 3+ जो है वो बन जाता है 3d3। और 3d3 कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था, यह है T2G ऑर्बिटल और यह है EG ऑर्बिटल। रिएक्शन हो रही है वाटर में, और वाटर में रिएक्शन हो रही है तो जो H2O होता है हम सब लोग जानते हैं वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। H2O वीक फील्ड लिगेंड है। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल। T2G एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T2G ऑर्बिटल्स। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T2G ऑर्बिटल्स है ना। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल। इसका मतलब मोस्ट, इसका मतलब मोर स्टेबल, इसका मतलब मोर स्टेबल। और इसी वजह से जो क्रोमियम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 से +3 में चला जाता है ना। क्रोमियम के लिए +2 से +3 में जाना आसान है बिकॉज +3 में उसको हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। तो क्रोमियम +3 में चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब ई नोट नेगेटिव। खत्म। बताइए। अबे ओ ज्ञानी, क्रोमियम 3+ में ऑक्टाहेड्रल बनाता है। ओ क्रोमियम 3+ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। हाँ बताइए, बात समझ में आई? तो हर चीज कहां से कहां जाके रिलेट हो रही है। अब ये चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा, हाँ थोड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, पुरानी चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है, तभी आप लोग समझ पाओगे। हाँ इसमें कोई जेटीडी नहीं है ना, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इस, है ना। मेरी बात समझ गए? अगर आप ये रीजन समझ लेते हो ना, जब आप ये लॉजिक समझ लेते हो तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो टेबल है ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया कौन सी चीज कैसी है, क्यों हुआ है, यहां से यहां लेस नेगेटिव, फिर मोर नेगेटिव क्यों हो गया, ये पॉजिटिव क्यों हो गया, मोर लेस पॉजिटिव क्यों है, मोर पॉजिटिव। ये चीज जब आप समझ लेते हो ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप नहीं समझते तो आपको लगता है कि डी एंड एफ ब्लॉक तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, कुछ नहीं समझ में आता है ना। वो इसीलिए आता है क्योंकि तुम लोग समझना नहीं चाहते। अब समझना तो। अब एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है इसने, ये वाला पॉइंट समझ लो। नोट के 2 पॉइंट लिखे हैं आपके सामने, चाहो तो, है ना। इसको नोट करके भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। बहुत बढ़िया चीज लिखी है इसने, है ना। बहुत बढ़िया चीज लिखी है। देखो कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, उसका जो इनोट है वो पॉजिटिव है। इनोट पॉजिटिव है, इसका मतलब कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +3 के कंपैरिजन में। सुन लो वापस मैं क्या कह रहा हूं। कोबाल्ट का इनोट पॉजिटिव है, इनोट पॉजिटिव है, इसका मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +3 के कंपैरिजन में। ये चीज लिखी है। एक्वस सॉल्यूशन में जो कोबाल्ट 2+ होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 3+ के कंपैरिजन में। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, है ना, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, यस, बट CO3+ इज हाईली स्टेबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू हाई CFS रिलीज। CO2+ एक्वस सॉल्यूशन में वैसे कम स्टेबल होता है CO3+ के कंपैरिजन में। लेकिन अगर कहीं कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो जो CO3+ होगा वो बहुत भयंकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत जबरदस्त स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है बिकॉज ऑफ CFS रिलीज्ड। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर याद हो तुम्हें, थोड़ा बहुत अगर दिमाग में याद है ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि CO3+ के साथ जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वो भी SFL की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने। का रीजन यही था कि जो CO3+ होता है उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो बहुत भयंकर होती है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है बहुत ज्यादा स्टेबल। तो CO2+ is very less stable, very much less stable, very much more stable in aqueous solution, but CO3+ जो होगा वो बहुत भयंकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, बहुत स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत शानदार चीज है। हर कहीं से आपको लॉजिक समझ में घूम फिर के वही आता है ना। याद आया? ठीक है सर। आपके सामने लिखा है कि जो क्रोमियम है, वेनेडियम है और टाइटेनियम 2+ है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, है ना।
वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। अगर वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं, इसका मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस नेगेटिव होना चाहिए हाइड्रोजन के कंपेयर, है ना। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अरे बोलो, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। Cr2+ अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है दादा, तो ये Cr3+ में जाएगा, और Cr3+ में तभी जाएगा जब Cr3+ मोर स्टेबल होगा। यस, और ये Cr3+ मोर स्टेबल है, कैसे पता लगा, इसके इनोट से पता लग जाता है। देखो ये इनोट वैल्यूज रही, टाइटेनियम है, वेनेडियम है और क्रोमियम है। इनके लिए जो इनोट का वैल्यू है वो आपके सामने लिखा है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है मतलब इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। इन तीनों की ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये +2 से +3 में जाएंगे, +2 से +3 में जाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो खुद किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, यस यस यस, ये चीज समझ में आ गई। बताओ, क्लियर है? आगे चले, आगे चले। डन, ठीक है जी, ठीक है साहब, ठीक है। आपके सामने लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, देखो आपके सामने लिखा है कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, Cr3+ की स्टेबिलिटी Fe3+ से ज्यादा स्टेबल होता है ना, और जो Fe3+ है वो Mn3+ से ज्यादा स्टेबल है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, Cr3+ सबसे ज्यादा, फिर Fe3+, फिर Mn3। का रीजन आपके सामने है, उसका रीजन आपके सामने है। Cr3+ का जो Cr, Mn और Fe इसमें कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो Cr का जो SRP है वो नेगेटिव है, SRP नेगेटिव है, इसका मतलब Cr3+ ज्यादा स्टेबल है ना। Cr देखो ये रहा, क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में से अगर आप चेक करोगे तो Fe जो है वो ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज Fe का जो SRP है वो इसके कंपैरिजन में कम है, कम वैल्यू है। का मतलब इन दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करोगे तो इसकी ज्यादा स्टेबल है, और इन तीनों में करोगे तो क्रोमियम की, बिकॉज क्रोमियम का तो एसआरपी नेगेटिव है ना। तो इससे रिलेट किया जा सकता है, इससे समझा जा सकता है कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्रोमियम, Fe और Mn होता है ना, ये ऑर्डर होता है। एक पॉइंट और लिखा है ना, ये कुछ नया पॉइंट नहीं है, ये वो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं जिससे कि कई बार जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देता है कि बताओ ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या फिर गलत है। क्या, कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है। क्या कह रहा है, कहता है कि +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है। रीजन इसका आपके सामने देखो, क्लियर है, आप खुद चेक कर लो। इनकी +3 ज्यादा स्टेबल है, इनकी +2 ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब +3 की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रही है। यस यस, इनकी +3 ज्यादा स्टेबल है, इनकी +2 ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, मतलब +3 कम स्टेबल है। वैसे अगर आप +2 वाली भी बात करोगे ना, अगर आप +2 की भी बात करोगे तो सेम यही लॉजिक +2 में भी काम में आएगा, सेम यही लॉजिक देख लो भले। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एसआरपी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, एसआरपी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। सारी बातें एक ही तरफ ले जा रही है, सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है, जो मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, ये थोड़े ध्यान रखें। और देखो आगे एक क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखता है कि जो Cr2+ होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो Mn3+ होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बल्कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ही D4 होता है। ये भी D4 है, ये भी D4 है, लेकिन ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन मैंने समझा दिया है ना, रीजन समझा दिया। Mn जो होता है Ar4s2 3d5 होता है, Mn3+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में जाना चाहता है, बिकॉज +2 में जाएगा तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा,
एंड 3d5 इज मोर स्टेबल। इसी वजह से Mn3+ का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, जो क्रोमियम होता है उसका रीजन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 3d1 4s1 3d5 होता है। अगर मैं क्रोमियम 3+ की बात करूं तो वो होता है Ar3d3, और 3d3 मतलब हाफ फिल T2G, है ना, हाफ फिल T2G होता है। हाफ फिल T2G बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना, नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से Cr जो होता है वो +2 से Cr+3 में जाने की टेंडेंसी रखता है। Cr का ऑक्सीडेशन होगा तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये लॉजिक है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। यस यस, डन, बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लिखता है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। काफी कुछ तो मैं आपको समझा चुका हूं इसके बारे में, काफी कुछ मैं समझा चुका हूं। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली उसको कौन सेटिस्फाई करता है ना। जनरली हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको या तो फ्लोरीन सेटिस्फाई करता है या फिर ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन क्यों करता है, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यस, ऑक्सीजन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है। वैसे ही फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी साइज छोटी होती है, और इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। इसी वजह से फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करता है, ऑक्सीजन भी। और इन दोनों में से सुपीरियोरिटी की बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा सुपीरियर होता है ना। क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा सुपीरियर होता है। आपके सामने एक टेबल बनाई गई है, एनसीईआरटी में बनी हुई टेबल है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है ना। मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से बनवा नहीं पाया इसको। ये वो टेबल है जो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ये कहां टेबल बनी है, ये एनसीईआरटी में टेबल बनी है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है ना, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही तो आप एनसीईआरटी रेफर करें। टेबल नंबर है 8.5, और आपको हैलाइट्स के फॉर्मूले दे रखे हैं। एक चीज आप बहुत बढ़िया नोटिस करोगे कि जो टाइटेनियम है वो, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन है टाइटेनियम की +4, वो हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। वेनेडियम भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड बनाता है। क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड बनाता है। लेकिन लेकिन ध्यान दो बेटा, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं, अब ब्राइटनेस कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको दिखाई दे रहा है अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा जो मैं बोल रहा हूं उसको अपनी एनसीईआरटी में, अगर आपके पास है सामने एनसीईआरटी उसमें खोल के देख लो। और अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो जब क्लास खत्म हो उसके बाद आप जाके देख लेना, ये सेम टेबल आपको वहां से दिख जाए। बेटा अभी ब्राइटनेस कम नहीं हो सकती है ना, अभी आप जो है वो समझ। मैं यहां से ये चीज समझाना चाहता हूं कि हमने पढ़ा था टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना। टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सॉरी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेनेडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, तो वेनेडियम जो होता है उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, और क्रोमियम की मैक्सिमम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को भी फ्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है। हमने पढ़ा था एमएन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, है ना। लेकिन ध्यान रखना MnF7 नहीं बनता, दिस इज नॉट स्टेबल, इस बात को याद रखें। MnF7 इज नॉट स्टेबल, ये मैं चीज आपको बताना चाहता हूं यहां। यस, मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं MnF7 नहीं बनता। बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई करता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन करेगा तो Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं करता। ध्यान रखना MnF7 नहीं बनता, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत भयंकर हो जाती है Mn के चारों तरफ, इस वजह। तो सर Mn की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको फ्लोरीन सेटिस्फाई करता है वो होता है MnF4। MnF4 का मतलब Mn फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। हाँ, Mn जो होता है वो फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। Mn जो है वो फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इस बात को याद रखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, देखो
ऑक्सीजन की बात करें तो वेनेडियम V2O5 बनता ही है, वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर सकता है। CrO3 बनता है, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +6 है, तो इसको भी क्रोमियम सेटिस्फाई कर रहा है। Mn2O7 जो है इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो ध्यान रखना MnF7 नहीं बनता, Mn2O7 बनता, ये चीज पॉसिबल। तो Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को, Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन सेटिस्फाई करता है, फ्लोरीन नहीं करता। ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ भी है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मतलब आपके पास है भी एनसीईआरटी तो देख लो, नहीं एनसीईआरटी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान में रखो। Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है, फ्लोराइड नहीं बनाता, सिंपल। और आपका जो होमवर्क है, आपको बोल देता हूं होमवर्क, एक होमवर्क में आपको यही बता देता हूं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जाके पढ़ लेना। कहां से? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहां पर मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, जो एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं और कौन से एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज मैंने आपको बता रखी है, घर पे जाइए और ये सारी चीज पढ़िए, आपको वहां से समझ, ठीक है, डन। यहां से एक और बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कॉपर जो होता है, सुनना मेरी बात, जो कॉपर होता है ना, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड नहीं बनाता, CuF नहीं बनता, CuF नहीं बनता, CuF2 बनता है। CuF नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब कॉपर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पर है +2, तो F2 जो है ये एक बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर को फ्लोरीन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, 0 से +2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इसको +1 में ऑक्सीडाइज नहीं करता, ध्यान रखना। फ्लोरीन जो है वो Cu को +1 में ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो +2 में ऑक्सीडाइज करता है, इसी वजह से CuF नहीं बनता। रीजन आपके सामने लिखा है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ F2, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डन। हाँ, एक तो ये चीज, दूसरी चीज, कॉपर जो होता है ना, CuI2 और FeI3 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो I- होता है एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, CuI2 में कॉपर है +2 में, तो I- इस +2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर को +1 में रिड्यूस कर देता है और बन जाता है CuI। तो CuI तो पॉसिबल है, लेकिन CuI2 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो I- होगा वो +2 को +1 में रिड्यूस कर देता है, I- एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सेम लॉजिक है, Fe3+ जो होता है उसमें आयोडीन के साथ, I- के साथ रिएक्ट करेगा, I- एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो +3 को +2 में कन्वर्ट करेगा, तो FeI3 नहीं बनता, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन के साथ ही रिएक्ट, तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन Fe3+ I- के साथ नहीं रह सकता। रीजन, द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ I-। यस, ये 2 पॉइंट आपको अलग से ध्यान में रखना है ना, ये 2 पॉइंट आपको अलग से ध्यान में रखने हैं। मतलब अगर कॉपर को आयोडीन के साथ रिएक्ट करना है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, और अगर कॉपर को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। फ्लोरीन के साथ +1 में नहीं रह सकता, बिकॉज फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आयोडीन के साथ +2 में नहीं रह सकता, बिकॉज आयोडीन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें आप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भाई आपके लिए। अच्छा, इसने एक चीज और लिखी है, क्या लिखता है कि जो कॉपर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कॉपर के कुछ कंपाउंड जिसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ना तो इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब आप समझो, ये +1 से +2 में चला गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से 0 में चला गया मतलब इसका रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो याद रखना है, कॉपर +1 जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में, इसको और पकड़ लेना, गैसियस की बात नहीं हो रही है,
गैसियस की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 कम स्टेबल होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? +2 में। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों सर? रीजन बताइए आप। देखो रीजन ये है सर, देखो हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि सर जो कॉपर होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s1 3d10, और अगर कॉपर +1 की बात करेंगे सर तो ये बन जाएगा 3d10। सर ये तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर फुली फिल्ड है तो सर ये बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये गैसियस स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट में Cu+1 ज्यादा स्टेबल है, एक्वस में नहीं। यस, एक्वस में नहीं है। एक्वस में क्यों नहीं है? देखो मैं रीजन बताता हूं भैया। देखो कॉपर +1 है गैसियस स्टेट में, समझना आप लोग मेरी बात को, है ना? भाई Cu गैस था, ये एक इलेक्ट्रॉन आपने हटाया, Cu+1 गैस हो गया, फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन हटाया, Cu2+ गैस बन गया, ठीक है। लेकिन क्या प्रेजेंट है? एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है। एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है मतलब वाटर प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट है तो क्या होगा? Cu2+ का हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन में क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलूंगा। सर हो क्या रहा है? Cu2+ की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है ना सर? Cu2+ की साइज बहुत छोटी है। देखो ना, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम होती जाएगी, कॉपर की साइज बढ़ी, कॉपर प्लस की और छोटी, Cu2+ की और छोटी। हमने सर एक चीज पढ़ा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी छोटी साइज होगी हाइड्रेशन के बाद उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यस, तो सर Cu2+ गैसियस स्टेट में है, उसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है, और बहुत ज्यादा छोटी है तो इसके हाइड्रेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो कॉपर को यहां से यहां बड़े आराम से ले जाती है। मान लेते हैं यहां से यहां लाने के लिए एनर्जी का जरूरत था 50 जूल, हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होगी 60 जूल। यहां से यहां चाहिए 50 जूल, और यहां से यहां एनर्जी रिलीज होगी 60 जूल। ये प्रोसेस बड़े आराम से हो जाता है ना? तो Cu+ से Cu2+ एक्वस बनना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन ऑफ Cu2+। यस, देखो ये लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous rather than Cu+ aqueous is due to the much more negative hydration enthalpy of Cu2, which more than compensates for the second ionization enthalpy of copper। माना कि Cu+1 गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है, Cu+ से Cu2+ लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, माना, लेकिन जब Cu2+ का हाइड्रेशन होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जितनी यहां एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा रिलीज हो जाएगी, तो ये प्रोसेस आसान हो जाएगा ना। तो Cu+ से Cu2+ बड़े आराम से चला, ये छोटी सी चीज है, ये ध्यान रखोगे क्या? बताओ याद रह जाएगा क्या ये चीज? बोलो बोलो बोलो, याद रहेगा पक्का? ठीक है जी, अगर याद रहेगा तो आगे चलते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की बात करें। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी कलर्ड आयंस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कहां पर पढ़ा दिया? ये मैंने आपको पढ़ाया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना? कहां पढ़ाया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना? याद है क्या? हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मान लो आपका T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और यह है Eg, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, इसको बोलते हो आप लोग डी ट्रांजिशन। क्या याद आया क्या कुछ? अरे कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था। तो जो कलर होता है उसके पीछे जो नॉर्मल रीजन होता है, एक्चुअली क्या होता है, आपका कोई भी एलिमेंट क्या करता है, विजिबल रीजन में एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है यहां से यहां जाने के लिए, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो रेडिएशन होगी वो विजिबल रीजन में अगर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा। याद आया ना? है ना? कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग पढ़ते थे, ऐसा एक वो व्हील बनाते थे VBGYOR, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका दिखाई देता है। तो ये रीजन होता था, लेकिन सर सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, मैंने आपको बोला था रीजन जो होता था, एक होता था डी ट्रांजिशन, है ना?
लेकिन लेकिन साथ साथ इसके अलावा और भी रीजन थे। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, याद आया? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कलर शो करते हैं, है ना। और चार्ज ट्रांसफर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या क्या? 3 कंडीशन बताई थी, लिगेंड टू मेटल, है ना, मेटल टू लिगेंड और मेटल टू मेटल। यस, ये 3 चीजें बताई थी आपको। होमोल्यूमो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, हाँ मतलब ये एक तरह का होमोल्यूमो ही हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका होमवर्क है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा रखा है, वहां से जाके इसको जरूर देखें, है ना, वहां से जाके उसको जरूर देखें। हम लोग ये लिखते थे कि जो D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे आर जनरली कलरलेस। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कलरलेस होते हैं, लेकिन जनरली कलरलेस बिकॉज उनमें कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, है ना, उनमें कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। यार आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, AgBr और AgI का जो कलर होता है ना, येलो कलर होता है ना इनका, ये कलर्ड होते हैं, ये कलर्ड होते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना। इनके कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? पोलराइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। और पोलराइजेशन हम लोग कहां पढ़ चुके हैं? केमिकल बॉन्डिंग में। यस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहां? केमिकल बॉन्डिंग में पोलराइजेशन, है ना, कि कैटायन का ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन की वजह से ये होते हैं कलर्ड, और बाकी कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिसमें DD ट्रांजिशन होता है, कुछ में नहीं होता, नहीं होता तो वो कलर्ड नहीं, है ना। तो आपके सामने कुछ आयंस लिखे गए हैं भाई, देखो ना, D1 से D9, D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। और अगर DD ट्रांजिशन पॉसिबल है तो मतलब ये कलर्ड भी होंगे, है ना सर, इसमें कलर भी आ जाएगा। देख लेते हैं रीजन, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको लिखवा रखे हैं। KMnO4, आपके K2Cr27, MnO42 माइनस, है ना, MnO4 माइनस, CrO2Cl2, है ना। तो ये जो थे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थे, कुछ मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर थे, और कुछ मेटल टू मेटल, है ना। तो ये सारे एग्जांपल आपको लिखवा रखे हैं, एक बार वापस आप जाके देखें। NCERT में कुछ टेबल बनी हुई है, वो टेबल वाले जो कलर हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये वो टेबल है जो आपकी NCERT में बना रखी है ना। हाँ, ये वो टेबल है जो हमने एनसीईआरटी में बना रखी है, एनसीईआरटी से मैंने उठाई है, देखो। D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है स्कैंडियम 3+ का, और D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है Ti+4 का। इन दोनों में ही कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और अगर ज्यादा DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे? कलरलेस। यस, और एक चीज देखो, यहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा है, D10 कॉन्फ़िगरेशन भी कलरलेस होता है, बिकॉज यहां पर भी क्या है? कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। यस, कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, D4 कॉन्फ़िगरेशन, है ना, D5, D6, D7, D8, D9, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख रखे हैं, और आपके सामने इनके कलर भी लिखे हैं। जैसे Cu2+ की बात करूं, Cu2+ जो होता है वो D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और सारी दुनिया जानती है Cu2+ कैसा होता है, ब्लू होता है ना, ब्लू कलर का होता है। आपका 3D8 Ni2+, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है ना। Fe2+ भी ग्रीन कलर का होता है। तो ये कलर है, आपको याद रखने पड़ेंगे, और कोई इलाज नहीं है इनका, है ना, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है भाई। ये जो कलर है वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, फिर कह देता हूं इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका। ठीक है, डन। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा भाई, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज मैं आपको छोटी सी और बताना चाहता हूं, है ना, एक चीज मैं आपको छोटी सी और बताना चाहता हूं, जो Cr3+ है, Cr3+ वॉलेट कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है ना, ये दो कलर होते हैं। वॉलेट कलर तब होता है जब वो प्योर होता है, व्हेन प्योर, और ग्रीन कलर होता है जब वो इम्प्योर होता है।
है ना। तो यहां पर सिर्फ प्योर की बात लिखी थी, इसी वजह से वॉलेट लिखा था। कई जगह Cr3+ आएगा, वहां ग्रीन लिखा होगा, फिर आप कहोगे सर आपने तो Cr3+ वॉलेट बताया था, उसका 3 ग्रीन होने का जो रीजन है वो ये है, ग्रीन तब माना जाएगा जब वो इम्प्योर है ना। और अगर जब तक वो प्योर है तो प्योर स्टेट में उसका जो कलर होगा कैसा होगा, वॉलेट कलर ही होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना आपको। डन। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं, उसका नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कौन सी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत जबरदस्त कैटलिस्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजनेशन करते हैं तो पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल यूज करते हैं। जहां जहां अलग अलग जगह आप लोग रिएक्शंस देखोगे, वहां पर आपको कैटलिस्ट की जगह जनरली कौन मिलेगा? जनरली आपको मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एक रीजन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, क्यों अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, क्यों? उसका रीजन है कि ये क्या कर सकते हैं, ये एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। दो रीजन है कि एक तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। ये दो रीजन है जिसकी वजह से आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, है ना। सर ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने से फायदा क्या हुआ कैटलिस्ट को, है ना। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने से फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूं फायदा क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये देखो आपके सामने लिखा है I-H2O8 - 2- के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो I- जो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, I2 में, और ये हो रहा है SO4 2- में। एक्चुअली ये रिएक्शन तो लिखी है, ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, हुई कुछ ऐसे होगी। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है 3+, Fe3+। कौन कैटलिस्ट यूज होता है, Fe3+। ये Fe3+ क्या करता है, पहले I- को I2 में कन्वर्ट करता है, और I- I2 में ऑक्सीडाइज होता है और खुद Fe3+ Fe2+ में रिड्यूस होता है। और अगले स्टेप में जो Fe2+ होता है वो H2O8 को कन्वर्ट करता है SO4 में, और Fe2+ वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe3। तो यहां Fe3+ रिड्यूसिंग सॉरी कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था, और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते करते इसने अपनी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज कर, +2 था, +3 से पहले +2 में गया, और फिर +2 से +3 में गया। तो कैटलिस्ट का काम ही यही है ऑक्सीडेशन स्टेट खुद की चेंज कर। अगर वो कर पा रहा है, यस, अगर वो कर पा रहा है इसका मतलब वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव। ये लॉजिक, ये रीजन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर पाते हैं, है ना। अब सोच के देखो, अगर Fe3+ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर पाता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, तो ये प्रोसेस नहीं होता, नहीं क्या, ये प्रोसेस नहीं होता, नहीं होता तो फिर कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं होता। क्लियर? कुछ कैटलिस्ट आपके सामने लिखे हैं, कुछ कैटलिस्ट आपके सामने लिखे हैं जो आप पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना, पूरी केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं ये कैटलिस्ट। देखो सर, क्या ये कैटलिस्ट हमें याद रखने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पढ़ते हो। देखो एक आता है आयरन एज ए कैटलिस्ट, कौन से में प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस। बेटा हैबर प्रोसेस जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें अमोनिया फॉर्मेशन होता है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये जेई मेंस के सिलेबस में अब की बार नहीं था। N2+3H2 gives 2NH3। ये एक रिएक्शन होती है, इसको हैबर प्रोसेस बोला जाता है। और इस हैबर प्रोसेस में जो आयरन होता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। यस, जो आयरन होता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। आजकल आयरन ऑक्साइड को कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है ना। पहले आयरन यूज किया जाता था, आयरन, आजकल आयरन ऑक्साइड, तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो एक ही बात है, ठीक है ना। ये अब ये याद ही रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन में और यूज किया जाता है कौन, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम किसकी तरह बिहेव करता है, प्रमोटर की तरह। सर ये प्रमोटर क्या होता है, यस, मोलिब्डेनम किसकी तरह बिहेव करता है, प्रमोटर की तरह। अरे भैया प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है ना, जो क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसको प्रमोटर कहा जाता है। तो इस रिएक्शन में प्रमोटर कौन होता है, मोलिब्डेनम होता है, और कैटलिस्ट कौन होता है, Fe होता है। एक चीज मैं और बता दूं,
जो आपका हैबर प्रोसेस होता है ना, इस हैबर प्रोसेस में और यूज किया जाता है कौन, K2O और Al2O3 भी। ये इंप्योरिटीज को हटाने के लिए, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के लिए, है ना। पोटेशियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है और साथ साथ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ये मॉइस्चर अगर कहीं पर बना है उसको हटा लेता है, उसको सोख लेता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक कैटलिस्ट होता है V2O5, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या बनता है, H2SO4 का फॉर्मेशन होता है ना। क्या होता है, H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। H2SO4 जब बनता है ना, तो उसमें एक स्टेप आता है जहां SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना होता है, उसमें कैटलिस्ट यूज होता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यस, यूज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। एक और कैटलिस्ट होता है MnO2। MnO2 कहां यूज होता है, KClO3 को अगर आपको डिकम्पोज करना है, KClO को KCl+O2 में, तो उसमें MnO2 यूज होता है, याद रखना पड़ेगा। एक बहुत ही शानदार कैटलिस्ट है TiCl4, टाइटेनियम का क्लोराइड है, और साथ साथ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, यह है C2H5 इथाइल ग्रुप है, और ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है। इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोला जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहां यूज होता है, आपके एक सिलेबस में था एक चैप्टर जिसको आप लोग बोलते थे कौन सा, पॉलीमर, है ना। पॉलीमर चैप्टर में पॉलीथीन बनाते थे, ये मेन के सिलेबस से हट चुका है इस बार। तो वहां पर पॉलीथीन बनाई जाती थी, पॉलीथीन के प्रोडक्शन में यूज होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, सारी दुनिया जानती है ना। जैसे एल्कीन है और एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है ना। हाइड्रोजनेशन करते हैं NiPT PD इसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन हो जाता है CH3CH3। तो ये तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक में खूब पढ़ा है। प्लेटिनम और प्लेटिनम का ऑक्साइड होता है, इसको एडम्स कैटलिस्ट बोला जाता है, ये भी रिडक्शन में काम में आता है। यस, ये भी कहां काम में आता है, रिडक्शन में काम में आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और देख लेते हैं, वैकर प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में। वैकर्स प्रोसेस जब आप इथीन से बनाते थे क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में काम में आता था। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में PDCl2, PDCl2 पैलेडियम का क्लोराइड है, ये वैकर्स प्रोसेस में काम में आता है। मैच द कॉलम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको काफी बार मिलेगा। प्लेटिनम और रोडियम जो होता है वो ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में काम में आता है। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस क्या होता है, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में HNO3 का फॉर्मेशन होता है ना। ये एडवांस के लिए हम लोग सारा सब कुछ पढ़ेंगे वापस से, आप चिंता मत करना। जब एडवांस के मैं लेक्चर्स लूंगा पिब्लोक एलिमेंट के, यस, तो ये सारी चीजें मैं आपको वहां करवाऊंगा। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, आपका हैबर प्रोसेस हो गया, ये सारा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में एक रिएक्शन होती है जब हमें अमोनिया को NO में कन्वर्ट करना होता है, और अमोनिया को NO में कन्वर्ट करने की जब उसको हीट किया जाता है प्लेटिनम या फिर रोडियम के प्रेजेंस में, 853 केल्विन टेम्परेचर होता है लगभग, तो वहां पर हमारा एक कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है ना। याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कैटलिस्ट होता है CuCl2, ये होता है डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस में क्या बनाया जाता है, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है ना। HCl को ऑक्सीडाइज करता है, आपका जो एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, वो कन्वर्ट करता है Cl2 में, और यहां कैटलिस्ट यूज होता है CuC। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है CuCl2 का कि डेकन्स प्रोसेस में बताओ ये इस रिएक्शन बताइए कैटलिस्ट कौन यूज हो। तो इसमें से काफी सारी रिएक्शंस, काफी सारी नहीं बल्कि सारी रिएक्शंस ऐसी है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना। ये सारी रिएक्शंस आप कहीं ना कहीं सिलेबस में पढ़ते हो, मैंने एक जगह लिख दिया है ना। सारी चीजों को मैं एक जगह लिख के लाया हूं ताकि आपको अलग अलग जगह भागना ना पड़े। इसके अलावा भी, है ना, इसके अलावा भी और बहुत सारे कैटलिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बना दी मतलब इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री में कोई कैटलिस्ट है ही नहीं, है ना। इसके अलावा भी कैटलिस्ट हैं, लेकिन वो कैटलिस्ट आप जहां अलग अलग जगह जहां पढ़ोगे वहां पर आपको याद रख सकते हो। अभी के लिए हमें इस चैप्टर में जितना जरूरत था उससे मैंने ज्यादा बता दिया है। कम से कम इतना तो जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है ना। कम से कम इतना तो आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है, इतना तो कम से कम याद रखना ही आपको, ठीक है साहब। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आइए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, आ जाओ फटाफट। हाँ जी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn+ आयन इज, है ना। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। आज पोल तो हो नहीं सकते, है ना, आज पोल तो हो नहीं सकते, देख लेते हैं एक बार फटाफट। यस, पोल तो हो नहीं सकते आज, फिर भी ये दो चार क्वेश्चन है फटाफट मैं करवा देता हूं।
क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, है ना? हाँ चलो देखते हैं। देखो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारी दुनिया जानती है, Ar4s2 3d10 होता है। यहां पर हमें कहा गया Zn+। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे साहब Zn+ तो बनता ही नहीं है। अबे तुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में बोला है Zn+ मतलब Zn+, अपना दिमाग मत लगाओ। तो Zn+ का मतलब हो गया Ar3d10 4s1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब s वाला इलेक्ट्रॉन। s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो l का वैल्यू होता है 0 होता है, और अगर l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना होगा, 0 आएगा, है ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। डन। आइए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। द एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजेस्ट टू, है ना? जो सिल्वर का एटॉमिक रेडियस है वो किसके सिमिलर होता है, बोलो बोलो, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजेस्ट टू, 2020 का क्वेश्चन है। इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, बोलो भाई। Ag जो है वो किसके सिमिलर होगा, क्लोजेस्ट टू, क्लोजेस्ट टू, है ना? हम लोगों ने बात करा था Cu, Ag और Au, है ना? ये कोइनिस मेटल्स होती है। तो 3D सीरीज की रेडियस है वो 4D से ज्यादा होती है, लेकिन 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज लगभग सेम होती है। तो आपका Ag है वो 4D सीरीज का एलिमेंट है, और जो Au है वो 5D सीरीज का एलिमेंट है। इन दोनों की जो साइज होगी लगभग सेम होगी, खत्म। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है ना? क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के लिए इनकरेक्ट है, बताइए जरा कौन सा है इनकरेक्ट। पहला है दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर वेरी हार्ड। कौन सा होगा इनकरेक्ट? मैंने आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखवा रखी थी, और मैंने आपसे कहा था इन प्रॉपर्टीज को याद कर लेना। नहीं याद करोगे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देख लो आ गया, है ना? इसी वजह से मैं फिर बोल रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एक एक लाइन आपको लिखवा रखी है इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर लिखा है केमिकली रिएक्टिव, ये गलत स्टेटमेंट है, वो केमिकली इनर्ट होते हैं, है ना? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। बताइए एक ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, चीख चीख के कहोगे साहब स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ स्कैंडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। एक और क्वेश्चन 2019 का देखिए, बताइए 2019 जेईई मेंस का, द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट है? हाँ जी, हाँ सुनो देखो, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था इसको कि कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। क्वेश्चन तो सही ये होना चाहिए था कि बताइए कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोवेस्ट होता है। वो तो हम लोगों ने पढ़ा है जिंक का लोवेस्ट होता है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है ना, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता, है ना? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, हालांकि इसका जो आंसर था डी दिया गया था, है ना? तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, पूछना ये था कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोवेस्ट होता है ना? हाँ, जो आपका जिंक होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, और जिंक के लिए ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू हमें पता होती है। जिंक को अगर छोड़ दें तो फिर हमें डेटाबेस बन जाता है क्वेश्चन, फिर हमें डेटा पता होना जरूरी है ना, फिर हमें डेटा पता होना जरूरी। हाँ जी, 2021 जे मेंस का क्वेश्चन है, 2021 जे मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कहता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, है ना? डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा है।
क्या लगता है डेंसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? हाँ जी, क्या ऑर्डर होना चाहिए डेंसिटी का? देखो जी, हमने एक बात करी थी, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है डेंसिटी का वो ये होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस डिक्रीज करता है, मास जो होता है वो बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो जो डेंसिटी होती है वो मास बाई वॉल्यूम होती है, मास बढ़ रहा है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेंसिटी बढ़ना चाहिए, है ना, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन लिखवाया था कि जो डेंसिटी होती है कॉपर की वो जिंक से ज्यादा होती है, जिंक की डेंसिटी कॉपर से कम होती है। इसको याद रखना, जिंक की डेंसिटी कॉपर से कम होती है। यहां पर यहां पर देखो, यहां जिंक की डेंसिटी कॉपर से ज्यादा दे रखी है, गलत हो गया। जिंक की डेंसिटी क्रोमियम से कम दे रखी है ना। और लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तो Fe से ज्यादा CO की होनी चाहिए, Fe मैक्सिमम दे रखा है, गलत हो गया। यहां पर भी सेम यही चीज है, यहां पर जो जिंक है, यहां क्रोमियम दो बार आ गया बेटा, क्रोमियम नहीं, यहां जिंक है ना, क्रोमियम दो बार दे दिया इसने, है ना, क्रोमियम दो बार दे दिया। तो सर मैं सारी चीज अगर देखूं ना तो उसमें ये चीज फिट बैठ रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एक बार के लिए आप जिंक को भूल जाओ, क्रोमियम FeCO NiCu, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन जो जिंक होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। अब जिंक की डेंसिटी एक्चुअली ऑर्डर में कहां आती है, वो यहां आती है। अगर आपको ये चीज नहीं भी पता होती कि जिंक की डेंसिटी क्रोमियम से भी कम होती है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो अप्रोप्रिएट था, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे इनकरेक्ट है। बाकी कुछ में चेक करने की जरूरत नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बाकी में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन तो वैसे इनकरेक्ट थे, एक ही ऑप्शन ऐसा था जो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको सारा भले ही डेटा याद ना हो, फिर भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक क्वेश्चन और, ये देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है, बताइए, 2022 का क्वेश्चन है। इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट M2 प्लस M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका ये वाला स्टैंडर्ड पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होता है? ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, बताइए कौन सा एलिमेंट है? तो मेरे भाई, ये भी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, 3D सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जिसका इनोड पॉजिटिव होता है, और वो इनोड पॉजिटिव किसका होता है? कॉपर का होता है। मैं कह रहा था आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आई होगी बात आपको, तो आपने एक क्वेश्चन कर ही लिया होगा। एक और क्वेश्चन है 2022 का, एक और क्वेश्चन है 2022 का, लिखता है इन द फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस, दोनों ही ट्रांजिशन मेटल आयंस कलरलेस होने चाहिए। यहां पर देखो, स्कैंडियम D0 कॉन्फ़िगरेशन है और जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सर ये दोनों ही कलरलेस है, तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको थी नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, आपके सामने है, यस आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी 2022 का है। देखो, मैं आपसे इसीलिए कह रहा था आपको कैटलिस्ट वगैरह याद रखना है, अगर आप याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में, है ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये है SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ये कौन सा प्रोसेस था? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन होता है? V2O5 होता है। तो जो फर्स्ट होगा उसका मैच 3 के साथ होगा, मतलब दो ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए, खत्म हो गया काम, दो ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था NH3 प्लस O2 गिव्स NO, ये ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस है, और ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है या तो PT या फिर रोडियम। तो इसका मतलब सेकंड का मैच 2 के साथ होगा, सेकंड का मैच 2 के साथ होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है, और वो है ऑप्शन नंबर। फिर कह देता हूं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, या आप लोग ईमानदारी से खुद से अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप खुद से करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क में है। नोट्स पढ़ के करोगे तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, और क्लास में अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो। बाकी आज की तरह अगर तुम लोगों ने मस्ती करी है भाई, फिर तो ऊपर वाला ही सहारा है आप लोगों का, बता नहीं सकता, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, होने चाहिए मेरे हिसाब से, यही है।
तो आज का होमवर्क क्या हो गया आप लोगों का? आज का होमवर्क हो गया है, आज आपको डीपीपी मिलेगी, है ना, वो सॉल्व करनी है। दूसरी चीज आपको एक काम और करना है, क्या? आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 के आप क्वेश्चंस कर सकते हो अप टू 25, हाँ? या फिर आप एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस कर लो, कितने 10 तक दे दिए थे मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में, तो 11 से 20 कर लो, है ना? 10 तक दे दिए थे, 11 से 20 कर लो, ठीक है ना? और डीपी भी मिल जाएगी और रिवीजन कर लेना इस चैप्टर का। कल वाली जो क्लास होगी, कल वाली जो क्लास है, कल वाली क्लास भी मेरी शायद तीसरी क्लास ही रहेगी, सुन लो। हाँ, जो कल वाली क्लास है वो भी मेरी शायद थर्ड क्लास ही रहेगी। कल भी हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। थर्ड क्लास मतलब सर के बाद, मतलब अगर मान लो दोनों ही क्लास वो लेते हैं, क्या नाम, सचिन सर लेते, तो तीसरी क्लास ही रहेगी मेरी कल भी, क्योंकि मेरी आज 5 बजे क्लास है मंजिल में, तो रात तक चलेगी, लेट रात तक, है ना? वो काफ़ी रात तक चलेगी, तो इस वजह से फिर सुबह 9 बजे मैं क्लास नहीं ले पाऊँ, है ना? तो वो क्लास आप लोग कल वाली क्लास भी लास्ट में देखेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि हमारा जो डी एंड एफ ब्लॉक है वो खत्म हो जाए। कल हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो डी एंड एफ ब्लॉक है हम लोग उसको फिनिश कर दें, क्या? ऑल राइट, चलो फिर क्लास को करते हैं खत्म आज, है ना? सेशन को करते हैं खत्म आज, हाँ। और अगले वाले सेशन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसी माइंडसेट के साथ आना। तीसरा लेक्चर था, 4 लेक्चर में इसको खत्म करना है। वैसे हमें इसके 2 ही लेक्चर दिए गए थे, है ना? 2 ही लेक्चर दिए गए थे, तो हमने 4 लेक्चर ले लिए। और ऐसे अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट भाई कुछ नहीं, तब विश्वास करके आप लोग पढ़ो, तो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, जितना रिक्वायर्ड है अभी तक जेईई मेंस और एडवांस के लिए सारी चीज़ आपको बताई गई। देख रहा था बहुत सारे लोग की, तो बच्चे लिख रहे थे ना अभी सिलेबस कवर करने के लिए जल्दी भगा रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो जो आज का सेशन है वो तो तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं कि मैंने स्पीडली पढ़ा दिया, है ना? मैंने खत्म करवा दिया जितना मुझे आज करवाना था, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। इतना भैया क्लास में डिस्टर्बेंस होता है तो कैसे पढ़ाएगा टीचर तुम्हारा, बात बताओ। और मेरे भाइयों, मुझे थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कम है ना? ऊपर वाले की दया रही है मेरे ऊपर, जनरली मेरी क्लास में स्पैमिंग नहीं होती, है ना? और आज वो दिन था जिसमें मुझे शायद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आज तक की, मतलब मुझे पीडब्ल्यू में जब से मैं आया हूँ, हाँ 1.5-2 साल होने वाले हैं मुझे, 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, इतना स्पैमिंग मुझे कभी नहीं फील हुआ, किसी भी क्लास में नहीं हुआ मेरे साथ, इतने सारे बैचेज हैं। आज वाला जो क्लास था उसमें ऐसा, तब अगर ऐसा करोगे भाई तो फिर तो उसका नुकसान ऑब्वियस है, खाना पड़ेगा तुम्हें ही। क्यों मैं इतना इंगेज होकर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हाँ जो मुझे बताना है, जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा, तो सारी चीज जो मुझे कंटेंट देनी है वो मैं दूंगा, है ना? लेकिन वो फिर वो मजे वाली बात नहीं रहेगी जितना एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है? तो चलो फिर खत्म कर दें क्लास मेरी भाई, 5 बजे से एक और क्लास है ना? लंबी क्लास है मंजिल सीरीज में, आज मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो आयोनिक इक्विलिब्रियम वहां पढ़ने आ सकते हो, हाँ चाहो तो कोई दिक्कत, ठीक है? चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज वाली क्लास ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया, बैच से मुझे ऐसी उम्मीद होती नहीं है एक्चुअली। जो ड्रॉपर स्टूडेंट होता है ऐसा समझा जाता है कि वो सीरियस है और वो ऐसी फालतू की बकवास चीज़ों में नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करेगा। लेवल पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि भी महीना भर भी नहीं है तुम्हारे एग्जाम का, हाँ, और उसमें भी तुम लोग मजे कर रहे हो, मतलब ऐसे क्या फायदा है उसका, है ना? चलो जी ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहो और ज़्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुरा, ठीक है? चलिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।